हेलो एवरीवन, श्री एमपीपीएससी एंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आंचल और आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की जलवायु। आज हम जलवायु पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश की। इसके साथ साथ मध्य प्रदेश में वर्षा कैसे होती है वो पढ़ेंगे। इसके अलावा हम पढ़ेंगे जलवायु हो गई, वर्षा हो गई। इसके बाद इसी लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे मध्य प्रदेश में सिंचाई के साधन कौन कौन से हैं, उनकी नहरें कौन कौन सी हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में हम देख लेंगे पशुधन और मध्य प्रदेश में पशु और मध्य प्रदेश में विद्युत परियोजना यानी ऊर्जा देख लेंगे मध्य प्रदेश की। तो इस तरह से फिर हमारा 2 दिन में दो क्लास में हमारा एमपी का जो तीसरा टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यूनिट 3 हमारी मध्य प्रदेश का भूगोल कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम पढ़ रहे हैं जलवायु, मध्य प्रदेश के संदर्भ में जलवायु। तो देखिए ये है हमारा एमपी का मैप। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे कुछ ऐसे बांटा हुआ है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ये वाला हमारा कौन सा क्षेत्र हो गया, उत्तरी मैदान का क्षेत्र हो गया, उत्तरी मैदान का क्षेत्र हो गया। ठीक, फिर ये वाला हो गया हमारा मालवा का पठार, मालवा का पठार। ये हो गई हमारी नर्मदा घाटी, नर्मदा घाटी क्षेत्र। और ये वाला जो हिस्सा है हमारा वो हो गया हमारा जो विंध्य वाला क्षेत्र होता है, मतलब कि विंध्य सतपुड़ा, जो विंध्य सतपुड़ा क्षेत्र पर्वतीय क्षेत्र हो गया हमारा ये, क्योंकि यहाँ पे सतपुड़ा आ गया, यहाँ पे विंध्य है तो विंध्य सतपुड़ा पर्वतीय क्षेत्र। ठीक है, अब जलवायु की बात करते हैं कि यहाँ पे कैसी, मध्य प्रदेश की जलवायु की बात करें कि मध्य प्रदेश में कैसी जलवायु है। तो मध्य प्रदेश में कैसी जलवायु, मानसूनी प्रकार की जलवायु है। मध्य प्रदेश में मानसूनी जलवायु है। अलग अलग क्षेत्रों की बात करें कि इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र में यहाँ पे कैसी जलवायु है। तो बात करते हैं पहले उत्तरी मैदान के क्षेत्र की बात करें तो यह जो, वैसे आपको पता है कि जो हमारा मध्य प्रदेश है वो स्थल रुद्धीय प्रदेश है, मतलब कि वो चारों ओर से किससे घिरा हुआ, स्थलों से घिरा हुआ है। वहाँ पे कोई भी जो जल स्रोत नहीं है, वहाँ पे कोई भी नहर, जलवायु कोई भी मतलब किसी भी नदी के किनारे नहीं है। यहाँ से कोई नदी नहीं है, ऐसा कोई किनारा नहीं है, समुद्र का किनारा नहीं है। ये पांचों और सब जगह से किससे घिरा हुआ, स्थल से घिरा हुआ है। तो उत्तरी मैदान क्षेत्र में बात करेंगे तो ये भी स्थल रुद्धि, महाद्वीपीय होने के कारण, महाद्वीप से घिरा उत्तर होने के कारण, स्थल रुद्धि होने के कारण उत्तर मैदानी क्षेत्र में आपके बहुत गर्मी पड़ती है और ग्रीष्म ऋतु में गर्मी अधिक पड़ती है और ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्मी और शीत ऋतु में अधिक ठंडी पड़ती है। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्मी, शीत ऋतु में अधिक ठंड पड़ती है आपके जो उत्तरी मैदान का क्षेत्र है वहाँ पे। फिर बात करते हैं मालवा के पठार की। तो मालवा का जो पठार है आपका, तो मालवा का पठार ना नर्मदा नदी के किनारे तो स्थित है, साथ ही साथ यहाँ की जो जलवायु है वो है सम जलवायु। सम जलवायु मतलब यहाँ पे ना तो ज़्यादा गर्मी ही पड़ती है और ना ही ज़्यादा ठंडी ही पड़ती है। मालवा के पठार की बात करें तो मालवा के पठार को जो चीनी यात्री था, चीन से एक यात्री आया था फाहयान, उसने मालवा की जलवायु को विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु बताया है कि विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु है आपकी मालवा की जलवायु। यहाँ पे ना तो गर्मी और ठंड दोनों बिल्कुल बराबर पड़ती, ना तो बहुत गर्मी पड़ेगी ना तो बहुत ठंड पड़ेगी। फिर बात करते हैं यहाँ पे विंध्य सतपुड़ा पर्वतीय क्षेत्र में। तो यह भी नर्मदा का सतपुड़ा क्षेत्र जो है वो इधर का आ जाएगा, विंध्य का इधर आ जाएगा। तो इधर पे क्या होता है, इधर पे बहुत ज़्यादा मतलब कि गर्मी तो मतलब इतनी नहीं पड़ती, औसत कम पड़ती है, लेकिन जो ठंड है वहाँ पे तो ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो इस क्षेत्र में क्या होता है, सर्वाधिक ठंड पड़ती है,
सर्वाधिक ठंड व सामान्य गर्मी होती है। ठीक है, गर्मी तो सामान्य होती है लेकिन सर्वाधिक ठंड पड़ती है। ठीक है, फिर बात करें नर्मदा घाटी क्षेत्र की, तो नर्मदा घाटी क्षेत्र में नर्मदा का किनारा होने के कारण और साथ ही साथ ये कर्क रेखा यहाँ से आपको पता है मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होके हमारी कर्क रेखा जाती है। तो कर्क रेखा में स्थित होने के कारण यहाँ पे जो गर्मी होती है वो सर्वाधिक होती है और ठंड जो है वो एकदम कम पड़ती है। तो नर्मदा घाटी क्षेत्र में सर्वाधिक ग्रीष्म ऋतु, सर्वाधिक गर्मी व सामान्य ठंड आपकी पड़ती है। ठीक है, कहाँ पे? नर्मदा घाटी क्षेत्र में। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गई आपकी जलवायु। अब कुछ देखते हैं कि कितना लगभग परसेंट रहता है, कितना औसत प्रतिशत होता है ग्रीष्म ऋतु का और शीत ऋतु का यहाँ पे पड़ने का। तो ग्रीष्म ऋतु की बात करें तो ग्रीष्म ऋतु में उत्तर मैदानी क्षेत्रों में जो औसत तापमान होता है, अधिक गर्मी पड़ती है। तो अधिक गर्मी में 40 से 45 डिग्री सेल्सियस तक जो तापमान होता है और शीत ऋतु में बहुत ठंड पड़ती है, तो 8 से 10 औसत तापमान होता है ठंड का। ठीक है, फिर बात करते हैं यहाँ की बात करते हैं विंध्य सतपुड़ा पर्वत क्षेत्र की। तो यहाँ पे जो औसत तापमान होता है ठंड का वो 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, सामान्य गर्मी में 35 से 40 होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे जो सर्वाधिक गर्मी पड़ती है, तो यहाँ पे गर्मी की बात करें तो यहाँ पे जो औसत तापमान होता है वो होता है 40 से 45 डिग्री सेल्सियस और ठंड का होता है 25 से 20 से 25। ठीक, फिर यहाँ मालवा के पठार की बात करें तो यहाँ पे गर्मी सर्दी दोनों बराबर मात्रा में होती है। तो गर्मी कितनी होती है आपकी? गर्मी होती है 30 से 35 तक और ठंडी होती है आपकी 20 से 25 तक। ठीक है, तो ये हो गया आपका, इस तरह से हो गया जलवायु। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश में वर्षा की, कि मध्य प्रदेश में वर्षा कैसी होती है, कहाँ कहाँ होती है। तो बात करते हैं मध्य प्रदेश में जो वर्षा होती है वो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से होती है। बंगाल की खाड़ी इसी तरफ पड़ेगी, तो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से हमारे वर्षा होती है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में जो मानसून आता है दक्षिण पश्चिम मानसून होता है। कौन सा मानसून होता है? दक्षिण पश्चिम मानसून होता है। दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है आपके मध्य प्रदेश में। और यहाँ पे जो उत्तरी भाग होता है, यहाँ पे जो ये उत्तर पश्चिम भाग है, मतलब कि ये वाला भाग है, यहाँ पे वर्षा कम होती है और जो ये पूर्वी भाग है यहाँ पे वर्षा ज़्यादा होती है। अधिक होती है। ठीक है, और यहाँ पे वर्षा कम होती है। ठीक, यहाँ पे वर्षा अधिक होती है, यहाँ पे वर्षा कम होती है। यानी जो पूर्वी क्षेत्र है मध्य प्रदेश का वहाँ पे अधिक वर्षा होती है और ये यहाँ पे भी जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है वहाँ पे भी वर्षा, उत्तर का और ये पश्चिम का क्षेत्र जो है वहाँ पे भी वर्षा कम होती है। जो आपका मालवा का पठार है तो यहाँ पे सम जलवायु पाई जाती है, मतलब कि अधिक गर्मी भी नहीं होती, अधिक ठंड भी नहीं होती है। तो यहाँ की जलवायु सर्वश्रेष्ठ है और यहाँ पे जो उत्पादकता होती है, यानी यहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है, आपकी उत्पादकता भी यहाँ की बहुत अच्छी होती है, क्योंकि यहाँ पे सम जलवायु बहुत अच्छी होने के कारण उसकी जो मिट्टी होती है वो अच्छी होती है। जब मिट्टी अच्छी होती है तो वहाँ पे जो पैदावार होती है वो भी बहुत अच्छी होती है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं वर्षा में कि जो दक्षिण पूर्व हिस्सा है हमारा, तो दक्षिण यहाँ से जब वर्षा हमारी, अभी बताया मैंने कि यहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होती है, यहाँ पे कम होती है। तो दक्षिण पूर्व हिस्सा हुआ, यहाँ से हमारी जब पवन जाती है, जब हवाएं चलती हैं, जलवायु जाती है, यहाँ से जाती है और जब यहाँ उत्तर पश्चिम की तरफ जाती है तो वो धीरे धीरे कम हो जाती है। तो यहाँ पे वो पूरी वर्षा करती है। बंगाल की खाड़ी अरब सागर से आता है, दक्षिण पश्चिम मानसून आता है, तो यहाँ से जब भारत में जो मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगा तो यहाँ नीचे से दक्षिण से करता है। तो जब वो यहाँ पे करता है तो यहाँ पे बहुत बारिश होती है
यहाँ पे दक्षिण पूर्वी हिस्सा अर्थात आपका बालाघाट हो गया। तो बालाघाट में औसत वर्षा की बात करें तो बालाघाट ज़िले में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। तो यहाँ पे वर्षा काफ़ी हो जाती है, फिर धीरे धीरे जाते जाते पवने यहाँ पे एकदम कम वर्षा करती हैं। तो ये वाला क्षेत्र यहाँ पे लगभग 25 से 75 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है और यहाँ पे लगभग 100 से 142.5 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। तो कितना डिफरेंस है यहाँ पे वर्षा कितनी होती है, 25 से 75 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, औसत की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे आपकी वर्षा होती है 100 से 142.5 तक वर्षा होती है। ठीक है, कहाँ पे, इस वाले क्षेत्र में, मतलब दक्षिण पूर्व में। ये हो गया आपका उत्तर पश्चिमी एरिया। ठीक है, फिर बात करें वर्षा की तो सबसे ज़्यादा वर्षा स्थान कहाँ पे, अभी बताया मैंने, बालाघाट जिला। और यहाँ पे जो पचमढ़ी है होशंगाबाद का, यहाँ पे ये भी दक्षिण पूर्व में आता है। तो सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है पचमढ़ी में होती है, होशंगाबाद के। सबसे कम वर्षा होती है भिंड जिले में। ठीक, सबसे कम वर्षा होती है भिंड के गोहद में। और सबसे ज़्यादा वर्षा होती है आपकी कहाँ पे होती है, पचमढ़ी, होशंगाबाद के पचमढ़ी में होती है सबसे ज़्यादा वर्षा। ठीक है, तो इस तरह से वर्षा आपकी हो गई। मध्य प्रदेश की ऋतुओं की बात करें तो मध्य प्रदेश में 3 प्रकार की ऋतुएं मिलती हैं। ऋतुओं की बात करें, ऋतु, मध्य प्रदेश में ऋतुओं की बात करें तो 3 ऋतु हो गई आपकी। एक हो गई आपकी ग्रीष्मकालीन, एक हो गई आपकी शीतकालीन, एक हो गई आपकी वर्षाकालीन। ठीक है, कौन सी हो गई, ग्रीष्मकालीन, शीतकालीन और वर्षाकालीन ऋतु। तो जो ग्रीष्मकालीन ऋतु है उसको बोलते हैं यूनाला, ग्रीष्म, वर्षा, शीत। ग्रीष्मकालीन, वर्षाकालीन, शीतकालीन। ठीक, ग्रीष्मकालीन को क्या बोलते हैं, यूनाला। मध्य प्रदेश में जो ग्रीष्मकालीन ऋतु है इसको क्या बोला जाता है, यूनाला। वर्षाकालीन को बोला जाता है चौमासा। ठीक, तो ये क्वेश्चन जो है पीएससी जो है वो पूछ चुका है कि यूनाला चौमासा क्या है, या फिर वर्षाकालीन ऋतु मध्य प्रदेश में किस नाम से जानी जाती है। तो किस नाम से जानी जाती है, चौमासा के नाम से जानी जाती है। फिर कौन सा आ जाएगा, चौमासा हो गया, वो हो गया। फिर आ गया आपका सियाला, शीतकालीन हो गई आपकी ऋतु सियाला। ठीक, क्या क्या पढ़ लिया, ग्रीष्मकालीन ऋतु को मध्य प्रदेश में क्या बोलते हैं, यूनाला। वर्षाकालीन ऋतु को मध्य प्रदेश में बोलते हैं चौमासा। शीतकालीन ऋतु को मध्य प्रदेश में बोलते हैं सियाला। तो जो शीतकालीन ऋतु है वो किस महीने में होती है, अक्टूबर के महीने में, अक्टूबर के महीने में। वर्षाकालीन ऋतु आपकी होती है जून के महीने में, जून जुलाई में। और जो ग्रीष्मकालीन ऋतु है आपकी वो होती है आपकी मई के महीने में। ठीक, तो ये ग्रीष्मकालीन ऋतु, वर्षाकालीन ऋतु, शीतकालीन ऋतु, तो अक्टूबर के महीने में शीतकालीन, वर्षाकालीन आपकी जून जुलाई, ग्रीष्मकालीन ऋतु आपकी मई के महीने में। ठीक है, और कुछ बात करें अगर वर्षा से रिलेटेड तो क्या बात करेंगे कि मध्य प्रदेश में जो औसत तापमान
जो स्थान होता है वो शिवपुरी है। मध्य प्रदेश में औसत तापमान वाला स्थान शिवपुरी। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है आपकी कहाँ पे? पचमढ़ी होशंगाबाद में। दक्षिण पूर्व में सबसे कम वर्षा होती है भिंड के गोहद में। ठीक, 3 ऋतुएं हो गई, ग्रीष्मकालीन, वर्षाकालीन, शीतकालीन। शीतकालीन को बोला जाता है सियाला, वर्षा को बोला जाता है चौमासा, ग्रीष्म को बोला जाता है युनाला। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, कुछ वेधशाला की बात कर लें कि मध्य प्रदेश ऋतु वेधशाला कहाँ पे है? मध्य प्रदेश ऋतु वेधशाला आपकी है इंदौर में। ठीक है, फिर एक जंतर मंतर वेधशाला है, वो है आपकी उज्जैन में। तो ये जो उज्जैन में है इसे सवाई राजा माधव सिंह के द्वारा बनवाया गया था जंतर मंतर वेधशाला को। और ये वेधशाला आपकी जब वो उस समय सवाई माधव सिंह राज ने बनवाया था उज्जैन में इस वेधशाला को। तो ये हो गई मध्य प्रदेश ऋतु वेधशाला इंदौर। जंतर मंतर वेधशाला है उज्जैन में। और फिर आपकी एक एस चंद्रशेखर वेधशाला है, वो भी इंदौर में है। ठीक है, तो इस तरह से आपकी ऋतुएं जो हैं, जो जलवायु है मध्य प्रदेश में, वो कंप्लीट होती है। इस तरह से जो आपका मध्य प्रदेश में जलवायु है वो कंप्लीट होती है। तो ये हमने कुछ जलवायु में गर्मी पढ़ी, वर्षा पढ़ी, पठार पढ़े, ऋतुएं पढ़ी, ये देखा कि कौन कौन सी कहाँ कहाँ पे है। इसको नोट डाउन करिए। फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश में सिंचाई और नहरें। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, सिंचाई। सिंचाई की बात करें तो मध्य प्रदेश में सिंचाई जो है, जब ब्रिटिश काल का टाइम था, जब ब्रिटिश शासक चल रहा था, तो उस समय सिंचाई इतना ज़्यादा नहीं थी, इतनी ज़्यादा सिंचाई के मामले में मध्य प्रदेश हमारा आगे नहीं था। तो अभी जब हम आज़ाद हुए, जब आज़ादी हुई, तब जब हमने पंचवर्षीय योजना चालू की, तो पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य, जो गौण मुख्य उद्देश्य था, तो वो था हमारा सिंचाई। सिंचाई पे ही हमने पूरा ध्यान केंद्रित किया, सिंचाई पर ही हमने फोकस किया। और इसके तहत पहली नदी घाटी परियोजना बनाई गई, जो कि महानदी नदी घाटी परियोजना थी। ठीक है, तो उसके बाद फिर हम बात करते हैं सिंचाई की। तो 1981 में 80-81 में फिर 6 बहुउद्देशीय परियोजनाएं आई, जिसमें थी आपकी जो 6 परियोजना आई, उसमें जो सिंचाई क्षमता थी वो 1141 हेक्टेयर समथिंग थी। फिर 1980-81 के बाद आपका जो 1990 और 91 के कुछ बहुत सारी लघु सिंचाई परियोजनाएं आई, जिससे नहरें निकाली गईं और उनसे नहरों से सिंचाई, कुओं से सिंचाई, नलकूप से सिंचाई धीरे धीरे प्रारंभ हुई। उसके बाद फिर 2008-9 से 2010-11 के बीच में जो सिंचाई का जो क्षमता थी, स्तर था, वो थोड़ा कम था। फिर 11-12 के बाद से जो सिंचाई में आपकी जो सिंचाई का जो स्तर है वो काफ़ी बढ़ा। तो सिंचाई सबसे ज़्यादा आपकी की जाने वाली, सिंचाई के माध्यम कौन कौन से थे करने के? तो सिंचाई के जो माध्यम थे करने के वो थे, पहला तो था कुओं से सिंचाई। कुओं से सिंचाई, ये भूमिगत जो सिंचाई होती थी। ठीक है, दूसरा था आपका नहरों से, तीसरा था आपका नलकूप से। तो कुओं से होती थी, नहरों से होती थी, नलकूप से होती थी, ये कुछ साधन थे जिनसे सिंचाइयाँ होती थी। तो नहर सबसे ज़्यादा जो सिंचाई होती थी आपकी कुओं से होती थी। कुओं से लगभग 67 to 68% तक सिंचाई आपकी कुओं से होती थी। किससे होती थी? कुओं से सिंचाई होती थी। 67 से 68% सिंचाई आपकी कुएं से होती थी। और कुएं में
हम बात करें तो मालवा के पठार जो है, मालवा के पठार में सबसे ज़्यादा जो सिंचाई होती है वो कुएं से होती है। तो मालवा के पठार में आपकी जो मंदसौर, इंदौर ज़िला है, जो मंदसौर ज़िला है, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा सिंचाई आपकी कुएं से हो रही है। कहाँ कितनी % हो रही है? कुएं से सिंचाई 67% कुओं से सिंचाई हो रही है। कहाँ हो रही है? इंदौर, मंदसौर में सबसे ज़्यादा है। इंदौर, मंदसौर में सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है, ठीक है, होती है कुओं से 60। और मालवा के पठार के अलावा जो उत्तरी मैदान का क्षेत्र है, यहाँ पे भी कुओं से सिंचाई होती है। तो मालवा के पठार में तो बताया ही, इंदौर ये सब मालवा के, मंदसौर, इंदौर के, मालवा के पठार में ही आता है। और उत्तरी मैदान में आपका मुरैना, शिवपुरी, यहाँ पे भी आपकी कुओं से सिंचाई होती है, ठीक है। और मालवा का पठार व उत्तरी मैदान क्षेत्र में सर्वाधिक सिंचाई होती है, सर्वाधिक कुएं से सिंचाई होती है, ठीक है। किससे होती है? कुएं से सिंचाई होती है सर्वाधिक, ओके। तो 67 इंदौर, मंदसौर में सबसे ज़्यादा, मालवा का पठार, उत्तरी मैदान क्षेत्र में सर्वाधिक कुएं से सिंचाई आपकी होती है। फिर बात करते हैं नहरों की, कि नहरों से सिंचाई कहाँ पे होती है और कितने % होती है। तो नहरों की बात करें तो मध्य प्रदेश में सिंचाई का दूसरा साधन है आपका नहरें, और नहरों से सिंचाई होती है आपकी लगभग 18% के करीब। कहाँ पे होता है सबसे ज़्यादा? तो जो उत्तरी मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, जिसमें भिंड, मुरैना, ग्वालियर आते हैं, वहाँ पे आपकी सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है नहरों से। कितने % होती है? लगभग होती है आपकी 18% होती है। और वैसे जो होशंगाबाद और यहाँ पे तो सबसे ज़्यादा नहरों से सिंचाई यहाँ पे होती है। फिर जो नर्मदा, यहाँ पे नर्मदा नदी बहती है, तो यहाँ पे जो होशंगाबाद ज़िला है, होशंगाबाद ज़िले में आपके तवा नदी से काफ़ी तवा नहर निकली है। तो वहाँ से होशंगाबाद ज़िले और कुछ जो सतपुड़ा का क्षेत्र है, वहाँ पे आपकी सिंचाई होती है नहरों से। तो नहरों से कितना सिंचाई होती है? 18% के समथिंग होती है सिंचाई नहरों से। और कहाँ होती है? तो ये होती है उत्तरी मध्य प्रदेश में। कहाँ? भिंड, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी में होती है आपकी नहरों से सिंचाई। इसके अलावा कहाँ पे होती है? सतपुड़ा, मतलब होशंगाबाद, नर्मदा के किनारे। नर्मदा घाटी के किनारे, मतलब जो होशंगाबाद और जो तवा नदी निकलती है ना, तो होशंगाबाद में सबसे ज़्यादा नहरों से सिंचाई होती है। वहाँ पे तवा नहर बनाई गई है तवा नदी से निकाल के, तो वहाँ पे सिंचाई होती है। फिर आपकी बात करते हैं नलकूप। तो नलकूप से कहाँ पे सिंचाई होती है, जिसे हम ट्यूबवेल भी बोलते हैं। तो ट्यूबवेल और नलकूप से सिंचाई जो 16.5% होती है। तो ये मालवा का पठार, बुंदेलखंड और आपका ये जो मध्य भारत का पठार है, तीनों जगह आपकी नलकूपों से सिंचाई होती है। नलकूप या फिर ट्यूबवेल से सिंचाई होती है। नलकूप या फिर ट्यूबवेल। कितनी सिंचाई होती है? 16.54, ठीक। कहाँ होती है? तो होती है आपकी 16.54 होती है आपकी बुंदेलखंड क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र। फिर होती है आपकी कहाँ पे? बुंदेलखंड के बाद आता है आपका ये मालवा का पठार, और आपका ये यहाँ पे आपका हो गया मध्य भारत का पठार।
बुंदेलखंड क्षेत्र, मालवा का पठार, मध्य भारत का पठार, इन 3 जगह यहाँ पे ट्यूबवेल अर्थात नलकूप से सिंचाई होती है। ठीक है, तो कुओं से हो गई 67, नहरों से हो गई 18%, नलकूप ट्यूबवेल से हो गई 16.454%। फिर होती तालाबों से भी सिंचाई होती है, तो तालाबों से लगभग 2% सिंचाई होती है, 2.01% सिंचाई तालाबों से होती है। और तालाबों से आपके कहाँ सिंचाई होती है, तो तालाबों से सिंचाई होती है बालाघाट और बघेलखंड के जो पठार हैं, तो बालाघाट जिला और जो बघेलखंड पठार है वहाँ पे सिंचाई होती है तालाब से। ठीक है, तो कहाँ पे लिखूँ मैं, यहाँ लिख देती हूँ तालाब 4 नंबर। तालाब से कितनी सिंचाई होती है, तो 2.01% कहाँ होती है, बघेलखंड के पठार में। और बालाघाट जिले में, क्योंकि बालाघाट ज़िले में काफ़ी बारिश होती है, जब बारिश होती है तो तालाब वालाब भर जाते हैं, तो इसलिए वहाँ पे सिंचाई होती है। तो इस तरह से आपकी सिंचाई यहाँ हो गई। सिंचाई में क्या पढ़ा हमने कि पहले तो सिंचाई बहुत ज़्यादा नहीं थी ब्रिटिश के टाइम पे, फिर 80-81 में फिर पंचवर्षीय योजना जब आई हमारी पहली पंचवर्षीय योजना, उसमें सिंचाई को मुख्य साधन मुख्य बनाया गया कि मुख्य गौड़ प्रमुख रीज़न बनाया गया कि सिंचाई पर ध्यान देना चाहिए जिससे फसलें हमारी अच्छी हों। फिर उसके बाद कहाँ पर सिंचाई हुई हमारी, तो 80-81 में सबसे पहले सिंचाई नहरें चालू किया, सिंचाई चालू की व्यवस्था चालू की। 90-91 में धीरे धीरे इसको बढ़ाया गया। फिर जब 2008 की बात हुई तब काफ़ी ज़्यादा सिंचाई होने लगी। नहरें बहुत 6 परियोजनाएं बनाई गई, छोटी छोटी लघु परियोजनाएं बनाई गई सिंचाई की, उससे नहरें निकाली गई, उनसे सिंचाई की गई। फिर आपका जो 2008 से 11 तक का जो टाइम था उसमें सिंचाई थोड़ी कम हुई। फिर उसके बाद सिंचाइयाँ और बढ़ी हैं। तो इस तरह की सिंचाई के साधन हैं, एक हो गया कुओं से 67, नहरों से 18%, नलकूप ट्यूबवेल से 16.44%। मध्य प्रदेश में सिंचाई होती, तालाब से 2.01% सिंचाई होती है। तो आप इसको नोट डाउन करिए, फिर उसको रिमूव करके आगे पढ़ते हैं। सिंचाई के लिए नहरें कौन कौन सी हैं। नहरें हो सकता, कभी कभी पीएससी पूछ सकता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं पर पूछ सकता है कि नहरें कहाँ पे, मतलब कौन सी नदी से कौन सी नहर निकली है, कहाँ पे स्थित है, उसको नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सिंचाई में हम बात करते हैं नहरों की, और नहरों के साथ साथ कौन सी नदियों से कौन सी नहर निकलती जिससे सिंचाई संभव होती है, कौन कौन से ज़िले हमारे लाभान्वित होते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नहरें, यहाँ पे लिखेंगे नदी, और यहाँ पे लिखेंगे कि कौन कौन से ज़िले हमारे इससे लाभान्वित होते हैं। तो पहले बात करते हैं हम कौन से, चंबल नहर की, जो कि सबसे बड़ी नहर है हमारी। चंबल नहर चंबल नदी से निकलती है। कौन कौन से ज़िले, चंबल नदी इधर पे आती है तो इधर पे कौन कौन से ज़िले हो गए, मुरैना शिवपुरी ज़िले आपके लाभान्वित होते हैं। मुरैना, भिंड, शिवपुरी। ठीक, फिर दूसरे नंबर पे बात करते हैं अम्बाह नहर की। अम्बाह नहर कहाँ से निकलती है, यह भी चंबल नदी से निकलती है। इससे कौन सा जिला लाभान्वित होता है, तो मुरैना जिला। ठीक, फिर बात करते हैं थर्ड नंबर पे आपकी है कौन सी नहर, थर्ड नंबर पे है बारना नहर। किस नदी से निकलती है, तो बारना नदी से निकाल के बनाई गई है। बारना नदी से जो नहर निकल रही है उससे कौन से ज़िले लाभान्वित हो रहे हैं, उससे हो रहे हैं आपका सीहोर आपका सीहोर रायसेन ज़िले आपके लाभान्वित होते हैं। कौन कौन से, सीहोर रायसेन। फिर है आपकी हलाली नहर, कहाँ से, कौन सी नदी से निकल रही है, तो बेतवा नदी से निकली। कौन कौन से ज़िले लाभान्वित हुए हलाली से, तो हलाली से हुआ आपका जो विदिशा, रायसेन। ठीक, फिर आ गई आपकी तवा नहर।
कौन सी नदी से निकली? तवा नदी से। कौन सा जिला लाभान्वित हुआ? होशंगाबाद। फिर आया आपका बरगी नहर। बरगी नहर कौन सी नदी से निकली? बरगी नहर आपकी बरगी नदी से निकली। कौन से जिला लाभान्वित हुआ? जबलपुर। जबलपुर और नरसिंहपुर। नर्मदा नदी से निकली बरगी। जबलपुर, नरसिंहपुर। ठीक। फिर आ गई आपकी कौन सी नहर? फिर आ गई आपकी 6 नहरें हो गई। फिर होगी आपकी बेनगंगा नहर। बेनगंगा नहर कौन सी नदी से निकली? बेनगंगा नदी से। लाभान्वित जिले कौन सा था? बालाघाट। फिर आया 8 नंबर पे आपका कौन सी नहर आई आपकी? तो ये आई आपकी जो आई आपकी वो नहर का नाम है आपका बाणसागर नहर। बाणसागर नहर। कौन सी नदी? सोन नदी। कौन से जिले? रीवा, शहडोल, ठीक, रीवा, शहडोल और सीधी। जिले आपके लाभान्वित हुए। फिर आई 9 नंबर पे आई आपकी इंदिरा गांधी। कौन सी नदी? नर्मदा नदी। कौन से जिले? खंडवा, खरगोन, बड़वानी। खंडवा, खरगोन, बड़वानी। ठीक। इस तरह से आपकी 9 नहर हो गई। 10वीं नहर की बात करें तो साटक नहर कहाँ पे? नर्मदा नदी में, खरगोन। साटक नहर 10वें नंबर की साटक नहर, नर्मदा नदी कहाँ? खरगोन। ठीक। तो इस तरह से आपकी 10 नहरें हो गई हैं। एक और जैसे बच रही है देजला देवला, कहाँ पे है? देजला देवला नहर खरगोन में है। ठीक है। तो इस तरह से आपकी ये नहरें हो गई। ये कौन कौन सी नदियों में? चंबल नहर चंबल नदी में। लाभान्वित जिले मुरैना, भिंड, शिवपुरी। अम्बाह नहर चंबल में। ये क्वेश्चन PSC पूछ सकता है कि हलाली नहर कौन सी नदी में है? तो बेतवा नदी में है। बरगी नहर कौन सी नदी में से निकल के बनाई गई है? तो नर्मदा नदी से निकल के बनाई गई है। सबसे बड़ी नहर है आपकी चंबल नहर। तो इस तरह से आपकी नहरें, नदियाँ, जिले, सिंचाई मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ पे कौन कौन से ज़िले में किस किस साधनों से हो रही है, तो ये कंप्लीट होता है। तो मध्य प्रदेश में आज की क्लास में 2 टॉपिक, मध्य प्रदेश की जलवायु, वर्षा ऋतुएं एवं सिंचाई कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे परियोजनाओं की, यानी नदी घाटी परियोजना, विद्युत परियोजना, ऊर्जा और मध्य प्रदेश में पशुधन हमारा छूट गया था, वो हम पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा यूनिट 3 हम कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच। आप चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए। सब थैंक यू सो मच। कहाँ से? चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट ज़रूर करिए। आप लोग देख लेते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, जिससे कि अभी हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लाइक से, और हम काफ़ी अच्छे वीडियोस बनाते हैं और भी बनाएंगे, लेके आएंगे। इसके बाद अगर वो सब्सक्राइब और लाइक्स ज़्यादा होते हैं तो हम आगे हो सकता है कि मेंस का या फिर व्यापम का भी शुरू करें। व्यापम के भी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, लेकिन वो आपके लाइक और सब्सक्राइब पे डिपेंड करता है। तो आप ज़रूर चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए, पढ़ते रहिए। PSC कभी भी हो जाएगा, आपकी तैयारी होनी चाहिए। थैंक यू सो मच।